आज हम सोशो इकोनॉमिक राइट्स को समझेंगे, मतलब कि हम डीपीएसपीस को समझेंगे। तो जो हमारा ह्यूमन राइट्स का ये टॉपिक चल रहा है सारा का सारा, ह्यूमन राइट्स का जो यूडीएचआर है, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स कौन कौन से होंगे। तो उस यूडीएचआर के अंदर, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो सोशियो कल्चरल राइट्स दिए हुए हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दिए हुए हैं, उनमें से जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स हैं वो हमारे डीपीएसपीस के अंदर डाले गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर डाले गए हैं डीपीएसपीस के अंदर, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स दिए हुए हैं वो राइट्स हमारे डीपीएसपीस के अंदर इंश्राइन किए गए हैं। तो ओवरऑल तरीके से यूडीएचआर के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स आते हैं ना, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूएन का डिक्लेरेशन था कि ये ह्यूमन राइट्स होंगे, उसके अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल ही दिए गए हैं। जैसे पॉलिटिकल और लीगल राइट्स जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिए गए हैं, कि यूडीएचआर के अंदर जो पॉलिटिकल और लीगल राइट्स आते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिए गए हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में जो समझाए थे आपको। तो जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, जो सोशल राइट्स हैं, जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, जो कल्चरल राइट्स हैं, वो हमारे डीपीएसपीस के अंदर डाले गए हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर डाले गए हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे डीपीएसपीस को समझेंगे कि डीपीएसपीस क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है अलग अलग तरीके से। जब मैं डीपीएसपीस की बात करता हूँ, डीपीएसपीस जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं, पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपीस आते हैं। डीपीएसपीस आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर हमारे डीपीएसपीस आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं, राइट। ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए थे। तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपीस को बोरो करके डाला है, मतलब कि हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रेरणा ली थी डीपीएसपीस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बॉइड करने के लिए, इंश्राइन करने के लिए। जब मैं जैसे मैंने बताया को वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स गिवन अंडर यूडीएचआर आर इंश्राइंड इन डीपीएसपीस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स जो कि यूडीएचआर के अंदर दिए गए हैं वो हमारे संविधान के पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपीस के अंदर डाले गए हैं। क्या होते हैं डीपीएसपीस? डीपीएसपीस का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन दी जा रही है, मतलब डायरेक्शन देने वाले प्रिंसिपल्स हैं। ये स्टेट को डायरेक्शन देते हैं, स्टेट को ये बताते हैं कि स्टेट को कैसे काम करना है, स्टेट को ये बताते हैं कि स्टेट को पॉलिसीज कैसे बनानी है, स्टेट को ये बताते हैं कि स्टेट को पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट करनी है, स्टेट्स को ये बताते हैं कि स्टेट्स को कैसे लॉज बनाने हैं, ये बताते हैं स्टेट को कि स्टेट को कैसे काम करना है। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है। तो एक तरह के ना मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये एक तरह की वैल्यूज हैं जो हमारी सरकार को दी गई है, सरकार को काम करने का तरीका बताया गया है, डायरेक्टिव्स दी गई हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं, इसलिए इनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। इनके फीचर्स क्या है? तो फीचर्स में सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी गई है, हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि हमारी गवर्नमेंट को कैसे काम करना है। हमारी गवर्नमेंट्स को यह बताया गया है इन डीपीएसपीस के अंदर कि हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाते हुए इन डीपीएसपीस को ध्यान में रखना है, इन डीपीएसपीस को देखते हुए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है। एंड दैट इज वाई दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट। ये डायरेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट को। डीपीएसपीस आर नॉन जस्टिसेबल इन कैरेक्टर। ये जस्टिसेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनको ध्यान में नहीं भी रखती है, अगर गवर्नमेंट इनको ध्यान में रख के नहीं काम करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डीपीएसपीस को वायलेट कर रही है या डीपीएसपीस को ध्यान में रख के काम नहीं कर रही है। तो डीपीएसपीस जो है ना नॉन जस्टिसेबल है कैरेक्टर में, मतलब कि ये जस्टिसेबल नहीं है, हम इनको लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टिकल 39 बी और सी के अंदर आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनटू फ्यू हैंड्स। मतलब भारत के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। भारत के अंदर जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इक्वल तरीके से, तो सभी अमीर और गरीब बराबर कर देने चाहिए। तो अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं भी होता है और नहीं ही हो रहा है हमारे देश में क्या सारे बराबर हैं लोग, सारों के पास इक्वल रिसोर्सेज है? नहीं है। तो मतलब कि अगर ये डीपीएसपीस के अंदर जो प्रिंसिपल है अगर ये वायलेट भी हो रहा है तो हम डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में थोड़ी ना जा सकते हैं कि ये वायलेट हो रहा है। सो बेसिकली दीज प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन कैरेक्टर। इनको हम लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स को हम लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपीस आर नॉन जस्टिसेबल इन कैरेक्टर। इट हेल्प्स इन अचीविंग वेलफेयर स्टेट। ये एक वेलफेयर स्टेट अचीव करने में काम करते हैं। तो डीपीएसपीस जो है ना एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। एक होती है पुलिस स्टेट, एक होती है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होती है? जहां पे लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, जहां पे लोगों की वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जहां पे जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन दी जाती है, जो गरीब लोग हैं उनको कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सो बेसिकली ये वेलफेयर स्टेट को अचीव करने में काम आते हैं।
हम डीपीएस की मदद से वेलफेयर स्टेट को अचीव कर सकते हैं। पुलिस स्टेट के अंदर क्या होता है, पुलिस स्टेट को इंडिविजुअल से कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस स्टेट का मतलब होता है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो पुलिस स्टेट का मतलब ये हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स इट। क्या लॉ अच्छे से मेंटेन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है देश में, ये पुलिस स्टेट का काम होता है। लेकिन वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि वो नागरिक जो पिछड़े हुए हैं, वो लोग जो पिछड़े हुए हैं समाज के अंदर, उनको जो है वेलफेयर, उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज बनानी है। जो गरीब तबका है उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज बनानी है। सो ये वेलफेयर स्टेट को अचीव करने के लिए काम आते हैं। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट है, डीपीएसपी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितने अच्छे तरीके से काम किया है, गवर्नमेंट का पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस क्या रहा है। हम डीपीएसपी की मदद से उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? अगर गवर्नमेंट डीपीएसपीस को ध्यान में रख के, अगर डीपीएसपीस को ध्यान में रख के अगर गवर्नमेंट ने काम किया होगा, अगर पिछले 5 साल गवर्नमेंट ने डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की होगी या डीपीएसपीस को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाने का काम किया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है। मान लो गवर्नमेंट ने डीपीएसपीस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उनको ध्यान में नहीं रखा डीपीएसपीस को, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस खराब है। तो 5 साल में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी, ये हम डीपीएसपीस की मदद से मेजर कर सकते हैं। अगर डीपीएसपीस के हिसाब से गवर्नमेंट ने काम किया है, इट मींस द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट वाज गुड। एंड अगर डीपीएसपीस के हिसाब से गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है, देन द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट गुड। उसके बाद शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो वही है, पॉलिसीज बनाते हुए डीपीएसपीस को ध्यान में रखना है गवर्नमेंट को। सो व्हाइल मेकिंग द पॉलिसीज, while formulating the policies, the government has to taken into consideration these DPSPs. So DPSPs को consideration में लेके, ध्यान में रख के ही पॉलिसीज बनानी है गवर्नमेंट को। तो ये इसके अंदर आता है। तो जैसे कि आर्टिकल 37 के अंदर ये आता है कि do these principles are not justiciable in the court of law, but state has to taken into consideration these DPSPs while making policies for the country। तो आर्टिकल 37 ये कहता है कि अगर ये DPSPs कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिसेबल नहीं भी है, लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाते हुए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हुए इन डीपीएसपीस को ध्यान में रखना है। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन क्या है, तो जो डीपीएसपीस हैं हम इनको 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में ये जो डीपीएसपीस आते हैं, इनको हम 3 हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स होंगे, तो उन अलग अलग आर्टिकल्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। 3 तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास लिबरल प्रिंसिपल्स आते हैं और गांधीयन प्रिंसिपल्स आते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 38 आता है, 39 आता है, 39A आता है, 41 आता है, 42 आता है, 43 आता है, 43A आता है और 47 आता है। वहीं दूसरी ओर लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 44 आता है, आर्टिकल 45 आता है, आर्टिकल 48 आता है, आर्टिकल 50 आता है, किसके अंदर, लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर। और उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 40, 30, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये आर्टिकल्स जो हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई कि 3 हिस्सों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं डीपीएसपीस को, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है, लिबरल प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, मतलब कि ये सोशलिज्म के साथ डील करते हैं, जो सोशलिज्म वाले प्रिंसिपल्स हैं, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ डील करते हैं। पहले सोशलिज्म होता क्या है, तो सोशलिज्म जो है ना, वहां पे कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, जहां पे ये कहा जाता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। सारी की सारी फैक्ट्रीज जो हैं, सारी की सारी कंपनीज जो हैं, उनको कलेक्टिवली सारे लोग जो है वो कंट्रोल करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जाती है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए समाज के अंदर, मतलब कि अमीर और गरीब के बीच में असमानताएं खत्म हो जानी चाहिए, सारे लोग बराबर होने चाहिए। सोशल इक्वालिटी की बात की जाती है कि सामाजिक लिहाज से भी सारे लोग बराबर होने चाहिए। जातियों में जो लोग बटे हुए हैं, कोई अपर कास्ट में से आता है, कोई लोअर कास्ट में से आता है, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। मतलब कि सोशलिज्म के अंदर इक्वालिटी की बात की जाती है। सोशलिस्टिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसी के साथ साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अपनी सोशल इक्वालिटी, इसकी यहाँ पे बात की जाती है। यहाँ पे बात की जाती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, प्रिवेंशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की जाती है कि जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के द्वारा एक्यूमुलेट ना की जाए, कुछ ही लोग जो हैं वो अमीर ना हो जाएं और कुछ गरीब हो जाएं, कुछ लोग जो हैं वो गरीब हैं, कुछ लोग काफी अमीर हैं, तो ये जो गरीब और अमीर के बीच में अंतर है ये खत्म हो जाना चाहिए। तो बराबरी की बात की जाती है। अब जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी के साथ प्रिंसिपल्स डील करते हैं उनको हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। जैसे कि आर्टिकल 38 के अंदर आता है वेलफेयर ऑफ पीपल। यहां पे लोगों की वेलफेयर की बात की गई है कि लोगों की वेलफेयर हमें करनी है। जैसे कि यहां पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है, मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब कि लोगों के पास सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय, मतलब सोशली लोग जो हैं वो उनको इंसाफ मिल सके, जैसे कि जातियों के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनटचेबिलिटी ना हो, मजहब के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जा रही है कि कुछ लोग काफ़ी अमीर और कुछ लोग काफ़ी गरीब ना हो जाएं, बल्कि सारे बराबर हो जाएं। और उसी के साथ साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की जाती है कि हर किसी के पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए, या फिर ओवरऑल तरीके से पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 39B के अंदर आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। तो आर्टिकल 39B कहता है कि जितने भी इस देश के अंदर मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंबानी जी ने जो है वो 20% रिसोर्सेज अपने पास ही रख लिए हैं और बाकी जनता के पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं। मतलब कि आधी जनता के पास क्या बोलते रहने के लिए पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो जो रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 39C के अंदर आता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनटू फ्यू हैंड्स। तो कुछ ही हाथों में सारी वेल्थ ना चली जाए। ऐसा ना हो कि सारी की सारी वेल्थ जो है अंबानी अडानी के पास चली गई है, टाटा के पास चली गई है, तो कुछ जो है 2-4 लोग जो है अमीर हो गए हैं, बाकी समाज गरीब है, या फिर बाकी समाज के कुछ ऐसे तबके भी हैं जिनके पास मतलब जो रोज के 20 रुपए भी नहीं कमाते हैं। जैसे बिहार के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, जैसे प्रशांत किशोर का ये कहना है कि 80% पॉपुलेशन जो है बिहार की वो 100 रुपए से कम कमाती है। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि 80% बिहार की पॉपुलेशन 100 रुपए से कम कमाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन का जो है हजार करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ ही हाथों में पैसे ना चले जाएं। उसके बाद जैसे आर्टिकल 39A आता है, इसके अंदर आता है फ्री लीगल एड टू पुअर। तो जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। जैसे कि जो गरीब लोग हैं वो वकील हायर नहीं कर पाते हैं, वो जस्टिस उनके लिए बड़ा एक्सपेंसिव है। अगर एक गरीब को कोई केस लड़ना होगा कोर्ट में तो उसको जो है वकील करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो फ्री लीगल एड होनी चाहिए पुअर के पास, मतलब कि उसको जस्टिस मिल पाए। उसके बाद आर्टिकल 42 के अंदर आता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो यहाँ पे पहले आता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मतलब कि जहाँ पे काम किया जाता है, जो लेबर की कंडीशंस हैं वो जस्ट और ह्यूमेन होनी चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम्स हों, वहाँ पे प्रॉपर जो है फैसिलिटीज हों, प्रॉपर हाइजीन हो। ऐसा ना हो कि वर्क की कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, लोगों की लेबर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केमिकल्स की फैक्ट्री है, क्या बोलते लेबर को क्या बोलते लेबर के पास प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, इन्फेक्शंस वहाँ पे इमर्ज हो सकती हैं, बीमारियाँ लग रही है लेबर को। तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। प्रॉपर वेजेस उनके पास होने चाहिए, मिनिमम वेज उनके पास होने चाहिए, मतलब कि उनकी दिहाड़ी जो है वो मिनिमम एक लेवल पे सेट करनी चाहिए कि उससे कम जो है वो वेज वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है ना। मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है कि 500 रुपया जो है वो मिनिमम वेज रखा गया है, उसके नीचे किसी भी मजदूर से काम नहीं करवाया जाएगा। तो मिनिमम वेज सेट होने चाहिए। और मैटरनिटी लीव प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब कि वो वुमेन्स जिनको बच्चा होना है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और उनका बच्चा होना है, तो उनको कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। जैसे कि इनको मैटरनिटी लीव का कंसेप्ट आता है कि इनको पेड लीव मिलती है। जब एक महिला को बच्चा होता है तो उसके बाद वो काम पे नहीं जाती है, लेकिन उसको पैसे मिलते हैं उसके। उसके बाद जैसे आर्टिकल 41 के आता है राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 के अंदर राइट टू वर्क की बात की गई है कि हर किसी के पास काम करने का अधिकार होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन की बात की गई है कि हर किसी के पास जो है वो शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है। पब्लिक असिस्टेंस का क्या मतलब होता है? पब्लिक असिस्टेंस का मतलब होता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको जो है वो सरकार को पब्लिक असिस्टेंस देनी है, उनको कुछ पैसे के रूप में या उनको हेल्प करनी है। जैसे ओल्ड एज हैं तो ओल्ड एज जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन वगैरह देनी है। जैसे डिसेबल्ड हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं, किसी का बॉडी पार्ट नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, किसी को हियरिंग लॉस है, तो उनको भी प्रॉपर पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। एंड देन जैसे सिकनेस है, जो लोग
लोग बीमार हैं उन लोगों को भी पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसीज बनानी है, या फिर पैसे के रूप में कोई सहायता प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे कि जो इंजरीज होती हैं लोगों को उस वक्त सरकार जो है अपनी सहायता लोगों को देती है, तो ये इसके अंदर आता है। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 के अंदर आता है जैसे कि लिविंग वेज। लिविंग वेज का मतलब ये होता है कि उनके जो वेजिस हैं वो अच्छे खासे होने चाहिए, जिससे कि उनका ज़िंदगी जो है उनकी बसर हो सके। तो उनके पास जैसे वेजिस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड के वेजिस होने चाहिए, मतलब कि उनकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए या उनकी दिहाड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वेजिस उनके अच्छे होने चाहिए वर्कर्स के, राइट। उसी के साथ साथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लिविंग का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए लिविंग की। उसी के साथ साथ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्कर्स। तो वर्कर्स को जो है वो सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ काम ही कर रहे हैं, वो सोसाइटी के अंदर जो है वो सोसाइटी के साथ मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सोशल इसके अंदर सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ये भी आता है कि वो अपने ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं। कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ये आती हैं कि वो अपने कल्चर के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कि वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, लेजर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेजर टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। सो बेसिकली आर्टिकल 43 इस चीज़ के साथ डील करता है कि लोगों के पास अच्छी तनख्वाह हो, अच्छी दिहाड़ी हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, और उसी के साथ साथ उनके पास सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो सोसाइटी के साथ भी तालमेल रखें, कम्युनिटी की बिलोंगिंग उनके अंदर आ सके। उनके पास कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें, और उसी के साथ साथ वो लेजर एक्टिविटीज़ के अंदर इंजॉय कर सकें, स्पोर्ट्स के अंदर जा सकें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकें। उसके बाद आर्टिकल 43 यहाँ पे आता है। आर्टिकल 43 का मतलब ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट होता है उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब कि इंडस्ट्री को किस तरीके से मैनेज करना है, जो डिसीजन मेकिंग है इंडस्ट्री की, उसके अंदर वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वर्कर्स भी डिसाइड करें कि कैसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, कैसे इंडस्ट्री के अंदर डिसीजंस लेने हैं। उसके बाद आर्टिकल 47 डील करता है टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे लोगों के पास अच्छे न्यूट्रिशन होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो रेज होना चाहिए। लोगों के पास अच्छे न्यूट्रिशन होने का मतलब ये है कि वो अच्छे तरीके से उनकी हेल्थ जो है वो अच्छे तरीके से हेल्थ उनकी जो है वो अच्छी हो जाए, अफेक्ट ना हो जाए। मतलब ये हुआ कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंक्रीज करना है। तो मतलब कि एक इंसान जो है वो अच्छे न्यूट्रिशन हासिल कर रहा है, मतलब कि खाना वो ऐसा खा रहा है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास न्यूट्रिशन की कमी है जिससे कि वो वीक होते जा रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा खासा होना चाहिए, जितने भी न्यूट्रिशन आपको चाहिए खाने के अंदर वो अच्छा होना चाहिए। उसी के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, और पब्लिक हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ये सरकार का काम है कि लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंक्रीज करना है। जैसे सरकार जो है आपको राशन प्रोवाइड करती है, राइट। उसी के साथ साथ यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए और पब्लिक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब आता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर। हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। उसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और सोशलिज्म होता क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स। लिबरल प्रिंसिपल्स वो हैं जो कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ डील करते हैं। तो हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया, जो डीपीएसपीस के अंदर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आते हैं। अब हम लिबरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। लिबरल प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ डील करते हैं, इसलिए हम लिबरल प्रिंसिपल्स इनको कहते हैं। लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म के अंदर जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर फोकस किया जाता है, उसी के साथ साथ रूल ऑफ लॉ के ऊपर फोकस किया जाता है, और पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो बेसिकली लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पे इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाती है, कि इंडिविजुअल की लिबर्टी के ऊपर सबसे ज्यादा इंफेसिस डाला जाता है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी होनी चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी क्या होती है कि इंडिविजुअल के आजादी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं होनी चाहिए, सरकार का इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल जो है, इंसान जो है, जिस तरीके से भी अपनी लाइफ गुजारना चाहता है वो गुजार सकता है। सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंसान की लाइफ के अंदर, इंसान की आजादी के अंदर, फ्रीडम के अंदर। तो एक इंसान चाहे जितने मर्जी पैसे कमाना चाहे कमा सकता है, वो उसका अपना वो है क्या बोलते हैं, अपना कैलिबर है। एक इंसान जो है वो करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया या 1 लाख करोड़ रुपया कमाना चाहे कमा सकता है, क्योंकि उसकी अपनी कॉम्पिटेंस है, अपना कैलिबर है। तो यहां पे एक इंसान की लिबर्टी के ऊपर फोकस किया जाता है। यहां पे मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट की बात की जाती है कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एक इंसान की लाइफ के ऊपर। यहां पे रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है कि
कानून का राज है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का राज है या कानून का राज है। एक देश जो है, एक देश एक कानून के हिसाब से चलेगा। और पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की जाती है कि हर किसी के पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 326 के अंदर आता है। तो बेसिकली लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 सरकार को यह आदेश देता है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे इस देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है कि एक ही कानून हो इस देश में, एक ही तरीके से सभी लोगों को ट्रीट किया जाए। अभी हमारे देश में क्या होता है, अभी हमारे देश में मुस्लिम्स को मुस्लिम के लॉ के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। जैसे मुस्लिम्स के अंदर इंसान जो है वो मल्टीपल मैरिजेस कर सकता है, एक से ज्यादा शादी कर सकता है। वहां पे तलाक का सिस्टम जो है वो 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाता है। अभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसे होता था। उसी के साथ साथ वहां पे जो 18 साल से कम उम्र के लोग भी शादी कर सकते हैं, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां भी शादी कर सकती हैं। तो जैसे मुस्लिम्स को उनके लॉ के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है इंडिया के अंदर, हिंदूज को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है इंडिया के अंदर। उसी के साथ साथ मतलब कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि पूरे देश को, सारे लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए, उनके रिलीजन के हिसाब से उनको ट्रीट ना किया जाए, अलग अलग तरीके से उनको ट्रीट ना किया जाए। उसके बाद आर्टिकल 45 के अंदर आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन हु आर अंडर द एज ऑफ 6 इयर्स। सो बेसिकली यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जाती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका सरकार को ध्यान रखना है और सरकार उनके लिए कई सारे प्रोविजंस बनाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन की बात की गई है कि जो 6 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का इंतजाम भी सरकार को करना है। तो इस चीज की यहाँ पे बात की जाती है। आर्टिकल 48 के अंदर आता है टू प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। सो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर है या जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस के ऊपर जो है वो प्रमोट करना है या फिर बेस करना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे एग्रीकल्चर है हमारी, तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को। जैसे मॉडर्न जो सीड्स हैं, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम देखते हैं कि कैटल की ब्रीड को जो है वो इंप्रूव करना चाहिए, नई नई ब्रीड्स को जो है वो कैटल्स के अंदर लाना चाहिए। तो इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। आर्टिकल 50 के अंदर आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन ये होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। बेसिकली एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा इंडिपेंडेंट तरीके से और जुडिशरी अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारी सरकार आती है, हमारे कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पब्लिक ऑफिसर्स आते हैं, आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, केएस ऑफिसर्स आते हैं। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जुडिशरी का, मतलब सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जुडिशरी के अंदर। इस तरीके से लिबरल प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लिबरल प्रिंसिपल्स क्या है। उसके बाद हम गांधीयन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जब हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स वो हैं जो कि गांधीज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, जो गांधी जी की विचारधारा थी, उस आइडियोलॉजी के ऊपर, उस विचारधारा के अंदर गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है वो बेस्ड है। क्या आइडियोलॉजी थी गांधी जी की, या फिर गांधीज्म कौन सी आइडियोलॉजी है, क्या आता है गांधीज्म के अंदर? तो बेसिकली यहाँ पे आता है बिलीव्स इन इंपावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल की इंपावरमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है कि एक इंडिविजुअल को हमने कैसे इंपावर करना है। स्वराज के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे सर्वोदय के ऊपर फोकस किया जाता है कि सबका उदय हो। सर्वोदय मतलब सबका उदय हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे राम राज्य की बात की जाती है कि हमें एक ऐसा राज्य बनाना है जो कि राम राज्य हो। बेसिकली हमें यहाँ पे जो पंचायत्स हैं उनको इंडिपेंडेंट करना है, पंचायत जो हैं वो सोवरेन तरीके से फंक्शन कर पाए। तो ये सब गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। गांधी जी जो नॉन वायलेंस के ऊपर यकीन रखते थे। यहाँ पे सर्वोदय की बात की जाती है, इंपावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाती है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी इंपावरमेंट की बात की जाती है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत्स को इंपावर करने की बात करता है। तो आर्टिकल 40 के अंदर ये आता है कि सरकार को विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करना है और इनको वो नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं जिससे कि ये ऑटोनॉमसली काम कर पाएं। तो बेसिकली यहाँ पे विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है कि विलेज लेवल पे पंचायत होनी चाहिए। अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर विलेज लेवल पे पंचायत होती है, पहले ये डीपीएसपीज के अंदर आती थी। मतलब आर्टिकल 40 जो है इसके अंदर दिया गया था कि विलेज पंचायत होनी चाहिए और उसके बाद सरकार ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 लागू करके विलेज पंचायत को जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 43 यहाँ पे आता है जिसके अंदर
प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको रूरल एरियाज के अंदर प्रमोट करना है, इंडिविजुअल लेवल पे या कोऑपरेटिव लेवल पे जो है वो इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। तो बेसिकली जो गांव के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रमोट करना है। ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ही डोमिनेट करें पूरे देश में। जो गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, वो जो बुनने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी प्रमोट करना है। उसके बाद आर्टिकल 46 के अंदर आता है टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो बाकी वीकर सेक्शंस हैं समाज के अंदर, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके एजुकेशन इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करना है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है, उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बनानी है, स्पेशल प्रोविजंस बनानी है, उनकी एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है, उनके साथ जो अत्याचार होता है समाज के अंदर उसको रोकना है। उसके बाद आर्टिकल 47 के अंदर आता है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजरियस टू हेल्थ। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, जो जहरीली ड्रिंक्स हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं, उनकी कंजम्पशन को रोकना है, मतलब कि शराब वगैरह इसको रोकना है, और उसी के साथ साथ ड्रग्स को भी रोकना है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो बेसिकली यहाँ पे शराब वगैरह, जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो इंटॉक्सिकेटिंग, जो जहरीले पदार्थ हैं, उनको रोकने की बात की गई है। आर्टिकल 48 के अंदर आता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, स्लॉटर ऑफ काउस को प्रोहिबिट करना चाहिए, काप्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स। तो जो भी काउस का स्लॉटर होता है, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनकी हत्या को रोकना है, उनको बचाना है, इस चीज की यहां पे बात की जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ गांधीयन प्रिंसिपल्स भी यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल या फिर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम क्लासिफिकेशन जब डीपीएसपीज की करते हैं तो उसके अंदर लिबरल प्रिंसिपल्स आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स आते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी आते हैं जो कि सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं दिए गए हैं। वो प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे कुछ हैं जो प्रिंसिपल्स उन पहले वाले 3 प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं दिए गए हैं। मतलब सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर जो आर्टिकल्स या प्रिंसिपल्स नहीं दिए गए हैं उनको हम जनरल प्रिंसिपल्स या फिर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स कहते हैं। जैसे 48A की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 48A के अंदर आता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, राइट, इसकी बात की गई है। आर्टिकल 49 के अंदर आता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो हमें जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा ताजमहल है, हमारा लाल किला है, जो हमारी हिस्टोरी की इंपॉर्टेंस के रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, जो आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली होता है ना, जैसे हम अपने आर्चीव्स के अंदर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ किताबें हैं हमारी हिस्ट्री की, कुछ हमारी प्लेसेस हैं हिस्ट्री की, जैसे हमारा ताजमहल है, हमारा कुतुब मीनार है। उसी के साथ साथ हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री के रिलेटेड होती हैं या फिर हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के रिलेटेड होती हैं, और हमारी जो क्या बोलते हैं ओवरऑल नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे यहाँ लाल किला है, हमारे यहाँ इंडिया गेट है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कुतुब मीनार है, हमारे यहाँ ताजमहल है, हमें उनको बचा के रखना है। हमारे पास अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री से हमें मिली हुई हैं, जो बड़ी पुरानी है और जो हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें उनको बचा के रखना है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा आर्चीव्स वगैरह बने होते हैं जहां पे हमें वो देखने को मिलती है। उसके बाद आर्टिकल 50 के अंदर आता है इंटरनेशनल पीस। तो हमें इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, उसी के साथ साथ हमें इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना है, हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज को रिस्पेक्ट करना है। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड है, या फिर इंटरनेशनल पीस जो है पूरी दुनिया के अंदर हमें शांति बना के रखनी है, उसको प्रमोट करना है, हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, हमारे पास जो इंटरनेशनल लॉ है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर हमने कोई ट्रीटी साइन की है या फिर हमारे पास कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। इस तरीके से हम यहाँ पे डीपीएसपीज की जो क्लासिफिकेशन है उसको कवर कर लेते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीपीएसपीज की रेलिवेंस क्या है और डीपीएसपीज जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे देश के लिए। तो बेसिकली बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपीज को नोबल फीचर्स कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपीज को नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो बेसिकली बी.आर. अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो डीपीएसपीज हैं वो नोबल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसी के साथ साथ बी.आर. अम्बेडकर का ये कहना है दैट इवन दो डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट दे आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल।
कितनी वंडरफुल लाइन है। उन्होंने ये कहा है कि अगर डीपीएसपीज कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिसेबल नहीं भी हैं, लेकिन वो कोर्ट ऑफ पीपल में जस्टिसेबल हैं। अगर सरकार डीपीएसपीज को ध्यान में रख के पॉलिसी नहीं बनाती है, अगर सरकार डीपीएसपीज के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती है, तो सरकार को अगली बार जब वोट लेने आना होगा तो लोग उसको जवाब देंगे। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ पीपल में ये जस्टिसेबल हैं। दैट डीपीएसपीज जो हैं वो डीपीएसपीज आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल। तो जो लोगों का कोर्ट है ना, वहां पे डीपीएसपीज जस्टिसेबल है। ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर सरकार डीपीएसपीज के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती है तो अगली बार वोट भी तो मांगने आना है, तो लोग वोट नहीं देंगे। लोग तभी वोट देंगे सरकार को जब वो डीपीएसपीज के अकॉर्डिंगली काम करती है। डीपीएसपीज के अंदर अल्टीमेटली लोगों की वेलफेयर की बात की गई है। तो अगर सरकार डीपीएसपीज के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती है तो लोग अगली बार सरकार को जिताएंगे ही नहीं। तो लोगों के कोर्ट में सरकार की जवाबदेही है, सरकार अकाउंटेबल है लोगों को। और इवन दो डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट दे आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल। उसी के साथ साथ यहां पे ये कहा जाता है कि डीपीएसपीज आर लाइक लाइट हाउस constantly reminding the state that in which direction Indian polity should move। तो बेसिकली यहां पे कहा जा रहा है कि डीपीएसपी लाइट हाउस की तरह है और ये सरकार को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते हैं कि किस तरीके से सरकार को काम करना है, किस तरीके से इंडियन पॉलिटी मूव करेगी। दैट डीपीएसपीज आर लाइक लाइट हाउस constantly reminding state that in which direction इंडियन पॉलिटी शुड मूव। तो किस डायरेक्शन में इंडियन पॉलिटी जाएगी, किस डायरेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी, ये बताने का काम जो है वो डीपीएसपीज करते हैं। तो डीपीएसपीज लाइट हाउस की तरह है। इसका क्रिटिसिज्म भी आता है। क्रिटिक्स का ये कहना है, जो क्रिटिसिज्म इसका आता है, जो क्रिटिक्स है उनका ये कहना है दैट डीपीएसपीज आर लाइक ब्लैंक चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक। हाउ वंडरफुल। मतलब कि डीपीएसपी जो है वो ब्लैंक चेक की तरह है, ब्लैंक चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक, कि वो बैंक जो क्रैश होने वाला है उसका आपको ब्लैंक चेक मिला हुआ है। सो डीपीएसपीज आर लाइक ब्लैंक चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक। सो बेसिकली मतलब कि आपको ब्लैंक चेक की तरह यहां पे मिला हुआ है। डीपीएसपी आपको ब्लैंक चेक की तरह मिले हुए हैं, लेकिन ब्लैंक चेक इसका है, क्रैशिंग बैंक का है। तो मान लो कोई बैंक ही डूब रहा है, बैंक के पास पैसे ही नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी आपको उस बैंक का ब्लैंक चेक दे दिया जाता है कि भर लो जितनी अमाउंट भरनी है। तो अमाउंट बनने से क्या होगा जब बैंक ही डूब रहा है, बैंक के पास पैसे ही नहीं है। सो डीपीएसपीज आर लाइक ब्लैंक चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक। ये इसका क्रिटिसिज्म आता है। क्रिटिसिज्म के अंदर ये भी आता है कि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। उसी के साथ साथ ये आता है कि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि इन डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट किया जाए। तो बेसिकली ये कुछ क्रिटिसिज्म आता है डीपीएसपीज का। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डीपीएसपीज को डिस्कस कर लिया है। डीपीएसपीज को बी आर अम्बेडकर ने नोबल फीचर कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बी आर अम्बेडकर ने यह कहा दैट इवन दो डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट दे आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल। उसी के साथ साथ क्रिटिक्स ने यह कहा दैट डीपीएसपीज आर लाइक ब्लैंक चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक। तो बेसिकली ये सब डीपीएसपीज के रिलेटेड फिनोमेना था। दैट वाज ऑल अबाउट डीपीएसपीज। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।